वो खेल रही होती हैं जब क्लाइंट्स को उनके पास भेजा जाता है। स्टापू खेल रही हैं या कोई और चीज खेल रही हैं। एक उम्र के बाद काम नहीं मिलना, एक उम्र के बाद ये सोचना कि अब यहां से तो कहीं नहीं जा सकते हैं, क्या करें हम, किस तरह अपने आप को इस ट्रेड में बनाए रखें। खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते इन औरतों के पास एक वक्त के बाद में। बुरा कर्म है या किसी की जरूरत है, वो एक न्यूड मॉडल होती है। आर्ट के स्टूडेंट्स को न्यूड मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। ये बेटियां मुझे कुछ कहती नहीं है, लेकिन इनकी नजरें सब कुछ कहती हैं। मैं वो नहीं करना चाहती जो रावलपिंडी और जालंधर ने इन बच्चियों के साथ किया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि एक बेटी बेला को जवाहरलाल जी आप अडॉप्ट कर लीजिए और दूसरी बेटी को जिन्ना साहब आप अडॉप्ट कर लीजिए। वो चिट्ठी में कहती है कि बातुल और बेला सिर्फ दो लड़कियां नहीं है, ये दो धर्म है, ये दो सिविलाइजेशंस है, इन्हें बर्बाद होने से बचा लीजिए। नमस्ते, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज की किताब बहुत बोल्ड है, प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में है। रिवर ऑफ फ्लैश रुचिरा गुप्ता ने लिखी है। प्रोस्टिट्यूटेड वुमेन के बारे में है। जैसे मैंने आपको बताया 399 की है, 256 पेजेस हैं इसमें। ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स जो लोग उठाते हैं ना, वो बहुत गहरे होते हैं। रुचिरा गुप्ता राइटर है, फेमिनिस्ट कैंपेनर है, प्रोफेसर है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। एंटी सेक्स ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है इनकी एक। इनके अवार्ड्स हैं क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड इन 2009, सेरा बंगाली अवार्ड इन 2012 और एमी फॉर आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन 1996। बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, शॉर्ट स्टोरीज, अलग अलग लेडीज के बारे में। पहले तो ये किताब आपका पर्सपेक्टिव बदलेगी, क्योंकि बात नहीं करते हैं इस टॉपिक के बारे में, बहुत नैरो इसके बारे में नॉलेज है। टैबू सोचते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, जैसा जो सोचना चाहे। ये वीडियो खास तौर पे इसलिए बनी है कि आपका दिमाग इस चीज को लेकर खुले। इस किताब को शुरू करने से पहले एक चीज बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि दो चीजें होती है, एक होता है रिलीजियस होना और दूसरा होता है स्पिरिचुअल होना। अब रिलीजियस होने में क्या है कि एक डिसिप्लिन है, आपने पूजा करनी है, आपने कोई किताब पढ़नी है ना, कोई रूटीन है जो आपने फॉलो करना है। आप रिलीजियस है उसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअल है। सही को सही समझना, गलत में सही को ढूंढना, जो सही है उसके साथ एम्पैथी दिखा पाना, ये स्पिरिचुअलिज्म है। तो मेरे हिसाब से रिलीजियस होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल होना। और अगर आप रिलीजियस होने के साथ स्पिरिचुअल है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस किताब में ये जितनी भी लेडीज रही हैं, बच्चियां रही हैं, उनके साथ में किसी ने भी स्पिरिचुअल बिहेव नहीं किया है। पिम्प्स जो उन्हें लेके आए, बहुत सारी पिक्चर्स देखी है हमने। ये वाला कॉन्सेप्ट तो सभी का क्लियर है कि कोई मोहब्बत के जाल में किसी को फंसा देता है और फिर किसी कोठे पे वो लड़की पहुंच जाती है। हाँ, वैसी भी एक कहानी है। कोई किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा के भगा के ले आता है, फिर उसकी जितनी ज्वेलरी है, उसके पैसे हैं, वो सब लेकर, प्यार से उससे लेकर वहां से निकल जाता है। एक स्टडी जो शुरू में ही इस किताब में आती है, वो कहती है कि ये जो लड़कियां हैं ना, जो कोठों पे रहती हैं या इस माहौल में रहती है, वो इस तरह की साइकोलॉजी उन पे यूज की जाती है कि जो लोग उन पे जुल्म कर रहे हैं, जिन लोगों ने उन्हें वहां पे रखा है, उन्हीं को वो प्यार करने लग जाती है, उन्हीं के साथ उनको सिंपैथी हो जाती है। कोठे की किसी औरत को अपनी अम्मा मान लेना, किसी आदमी को अपना पिता मान लेना, और फिर उन लड़कियों को टॉर्चर किया जाना कि आपकी माँ ने
3,000 का लोन लिया है या पिता ने कुछ इतने हजार का लोन लिया है, वो तुम्हें वापस करना है। ये तो नॉर्मल वाली कहानियां हैं जो सब जानते हैं। एक कहानी जो इस किताब में मैंने पढ़ी वो एक चिट्ठी है। एक प्रोस्टिट्यूट ने जवाहरलाल नेहरू और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखी है। पार्टीशन का वक्त है ये। उसे 2 लड़कियां मिली है, बातुल और बेला। बेची गई हैं उसे ये लड़कियां, एक 300 रुपए में और एक 500 रुपए में। वो एक चिट्ठी लिखती है जवाहरलाल नेहरू को और कायदे आजम जिन्ना को। उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक बिटिया को अडॉप्ट कर लीजिए, और जवाहरलाल नेहरू से कहती है कि आप एक बिटिया को अडॉप्ट कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ वो ऐसा क्यों कह रही है। एक लड़की है बेला, जो रावलपिंडी में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। भरा पूरा परिवार था। जब पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम लोगों ने एक एक औरत को, उनके परिवार की एक एक औरत को उसके सामने काटा। उनके शरीर के एक एक अंग को काटा गया। ये लड़की छोटी थी। कोई हिंदू पिंप उसको वहां से लाकर इस लेडी को बेच गया था। दूसरी लड़की है बातुल। ये जलंधर में रहा करती थी। एक पठान फैमिली थी। एक ही पठान फैमिली थी उस एरिया में। बहुत सारी बहनें थी। ये कुछ की शादी कर दी गई थी, कुछ ने शादी नहीं करने का मन बना लिया था, और ये बातुल सबसे छोटी थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी ये। जो चिट्ठी लिख रही है प्रोस्टिट्यूट मोहम्मद अली जिन्ना को और जवाहरलाल नेहरू को, वो इस चिट्ठी में लिखती है कि आज जिस दरिंदगी से बातुल के होठों को किसी ने दांतों से काटा है, उसकी बाजुओं पे जो निशान है, उसका छोटे से शरीर को जिस तरह बेढंगा कर दिया गया है, आप देखकर समझ ही नहीं पाएंगे कि एक वक्त में ये बच्चा कितना खूबसूरत होता था। मुझे ये लड़कियां बेची तो गई हैं, लेकिन मैं इनको धंधे में नहीं डालना चाहती। लेकिन इन्हें बचाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे से घर में रहती हूँ। उसकी पगड़ी देनी होती है। पिछले कमरे में बेटियों को रखती हूँ, लेकिन जो लोग आते हैं, धंधा मैं करती हूँ पैसे कमाने के लिए। जो लोग आते हैं वो वॉशरूम यूज करने के लिए उस कमरे में पीछे जाते हैं। छोटा सा कमरा है, तो उनकी नजरें इन बच्चियों पे पड़ती है। ये बेटियां मुझे कुछ कहती नहीं है, लेकिन इनकी नजरें सब कुछ कहती हैं। मैं वो नहीं करना चाहती जो रावलपिंडी और जालंधर ने इन बच्चियों के साथ किया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि एक बेटी बेला को जवाहरलाल जी आप अडॉप्ट कर लीजिए, और दूसरी बेटी को जिन्ना साहब आप अडॉप्ट कर लीजिए। वो चिट्ठी में कहती है कि बातुल और बेला सिर्फ 2 लड़कियां नहीं है, ये 2 धर्म है, ये 2 सिविलाइजेशंस है। इन्हें बर्बाद होने से बचा लीजिए। ये कहानी थी जिसने काफी समय तक मेरे दिमाग को नहीं छोड़ा। मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूं, और बहुत सारी बातें इस किताब में हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये किताब आपको लेनी ही चाहिए और पढ़नी चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि ऐसी किताबें पढ़ेंगे नहीं तो आप दुनिया में जो चल रहा है, जो होता है, जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए और जिन बातों से घबराना चाहिए, उन बातों तक आपकी सोच पहुंचेगी नहीं। और बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें 2 छोटी बच्चियां हैं जिन्हें एक कोठे पे बेचा गया है। वो खेल रही होती हैं जब क्लाइंट्स को उनके पास भेजा जाता है। स्टापू खेल रही हैं या कोई और चीज खेल रही हैं। किसी बहुत बड़े मर्द के साथ एक कमरे में जाना बुरा तो लगता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये है कि जो खेल मैं खेल रही हूँ ना, उसमें कहीं मैं हार ना जाऊं या कहीं ये खेल खत्म करके साथ वाली जो है वो उठ ना जाए। तो जब वो फटाफट उस कमरे में जाती है, कोई एक लड़की उनमें से, तो वो दूसरी को कह के जाती है कि बस मैं अभी आ रही हूँ, तो मेरा इंतजार करना। और वैसा ही दूसरी वाली करती है। आप ये समझिए कि इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए ये सारी चीजें कितनी नॉर्मल हो जाती है, एक काम का हिस्सा बन जाती है, एक रूटीन का।
वो बीमारियां, वो मुश्किलें, वो डांट, एक उम्र के बाद काम नहीं मिलना, एक उम्र के बाद ये सोचना कि अब यहां से तो कहीं नहीं जा सकते हैं, क्या करें हम, किस तरह अपने आप को इस ट्रेड में बनाए रखें। खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते इन औरतों के पास एक वक्त के बाद में। बुरा कर्म है या किसी की जरूरत है। इस किताब में आप एक और बात समझेंगे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिस तरह से कुछ घरों में लड़कियों को दबाया जाता है, कुछ शादियों में जहां पे औरतों की बेकदरी की जाती है, कुछ औरतों के लिए ये जो धंधा करना है ना, वो एक बेटर एक्सपीरियंस होता है उनका अपने घर में रहना या किसी ऐसी जबरदस्ती की शादी में रहने से। इसलिए भी कुछ औरतें ये चूज करती हैं, वो वॉलंटरी खुद से चूज करती हैं, उनके साथ धोखा नहीं होता। पर इन औरतों के पास अपनी बीमारी को ट्रीट करना, अपने लिए वक्त निकालना, इसके लिए बिल्कुल कोई दिन नहीं होता। बहुत सारी सफ़र करती हैं ये, बहुत सारी बीमारियों से सफ़र करती हैं। एक और कहानी है इस किताब में जो बताती है कि एक लेडी है, एक लड़की है, उसका एक बेटा है। उस माहौल में तो ये रहती है, लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट नहीं है। अपने बेटे को एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही है। वो बेटा जब वापस आता है तो चौल में जो माहौल होता है वहाँ पे अपने आप को अलग पाता है, और जब स्कूल में जाता है तो जिस तरीके की लैंग्वेज वो चौल में इस्तेमाल होती है, कभी वो करता है तो वहाँ पे वो अपने आप को अलग पाता है। ये सब उसके साथ चल रहा है। वो सोचता है कि ऐसा क्या कर रही है मेरी माँ, जो इतना पैसा आ रहा है, मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही है, कोई क्लाइंट नहीं आता यहाँ पे, फिर कैसे पैसा आता है। एक दिन वो अपने स्कूल जाने से रुक जाता है, छुप जाता है और अपनी माँ का इंतजार करता है कि देखे वो अगर कहीं जाती है तो कहाँ जाती है। वो लेडी तैयार होती है तकरीबन 9-10 बजे और घर से निकलती है। ये लड़का उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। रेलवे स्टेशन जाती है, ट्रेन लेती है। इस लड़के के पास टिकट नहीं है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे देखा, पर देखा होता नहीं है, ऐसा उसे महसूस होता है। फिर वो उतरती है और काफी दूर तक एक बहुत बड़ी सफेद बिल्डिंग में पैदल जाती है। गेट पर एक गार्ड होता है। वो लेडी अंदर जाती है, लड़का भी छुप के उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहां पे वो देखता है कि बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी है, बिना कपड़ों के आदमियों की और औरतों की। एक कमरे में देखता है कि उसकी माँ एंटर हो रही है। फिर वो देखता है कि बिना कपड़ों के वो एक टेबल पे बैठी है। वो एक न्यूड मॉडल होती है। आर्ट के स्टूडेंट्स को न्यूड मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, इसे मैं पहले से जानती हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ये पता होना जरूरी है कि जब ह्यूमन बॉडी को आर्ट के स्टूडेंट्स बनाते हैं तो उनके पास न्यूड मॉडल्स होते हैं क्लासरूम्स में। उन्हें घंटों तक एक ही पोज में टेबल पर बैठना होता है। ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये काम वो लड़की किया करती थी। जब उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनती थी और उन्हें अवार्ड मिलते थे तो उसे जो बनाता था वो उसे कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये इस तरह और भी दे दिया करता था। 6000 रुपये उसे महीने के मिलते थे। ये देखकर वो छोटा बच्चा अपनी माँ को इस तरह बहुत परेशान हो जाता है, एक सदमा लगता है उसे। पैसे होते नहीं है, रास्ता याद नहीं होता है, क्योंकि अपने घर से अपने स्कूल तक और स्कूल से घर तक ही जाया करता था। चुपचाप बैठकर अपनी माँ का इंतजार करता है। वो आती है, उसके पीछे पीछे जैसे वो गया था वैसे ही वो वापस आता है। कुछ कहता नहीं है। उस दिन उसकी माँ बाहर से चिकन मंगवाती है, रोटी मंगवाती है, वो खाता है, बहुत गुस्से में है, कुछ बोलता नहीं है। बहुत सालों बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं। वो कहता है कि अब तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। माँ कहती है कि उस दिन उस गार्ड ने तुम्हें अंदर जाने दिया, तुम्हें लगा तुम छुप के चले गए, मैंने तुम्हें देख लिया था। ट्रेन से मैं अपने काम तक रिक्शा में जाया करती हूँ, लेकिन मैं जानती थी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो
उस दिन मैं पैदल गई। इस काम ने तुम्हें पढ़ाया है। आज ये लड़का अच्छा काम कर रहा था, अपने परिवार को संभाल रहा था। रिटायर होने वाली हूं, उसके बाद काम छोड़ूंगी। और बहुत सारी कहानियां हैं, ये नहीं कहूंगी कि मुझे मजा आया ये पढ़कर। हमारी सोसाइटी और हमारे दिमाग को हर तरह से ग्रो अप करने की जरूरत है, एक मैच्योरिटी की जरूरत है, जिससे इन सारी चीजों के लिए हमारे दिमाग में एम्पैथी आए। जब किसी प्रॉब्लम को हम एक्नॉलेज करते हैं ना कि हाँ ये दिक्कत है, सॉल्यूशन उसका निकलता है। दबे होंठों से आंखें चुरा कर इसके बारे में बात नहीं करने से तो आप मना ही कर रहे हैं ना कि कुछ नहीं है। जिनके लिए कुछ नहीं है उनके लिए भी अच्छा, जिन्हें कुछ समझ आया उनके लिए भी अच्छा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।